और किसी का नहीं आ रहा? आउटपुट नहीं हो सकता, इसको कहते हैं इग्नोर मारना। तो मार दिया इग्नोर। क्या करूं? तो सर से पूछना मुझे, कल आ जाना, कल आ जाना, कल सर से डाउट। कौन है भैया इलेक्ट्रिसिटी वाले? नहीं है तो तेरा सिलेबस पूरा हो गया ना फिर। केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल तो चल रहा है ना सब तरह से, हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? पेपर अभी टाइम है ना, पेपर में हो जाएगा ना मुझे तब तक, आराम से हो जाएगा, 2 3 4 तक में हो जाएगा, ज्यादा बड़ा चक्कर नहीं है। बैठ जाओ, जिसका मेटल नॉन मेटल की वजह से करे तो बैठ जाओ। किसमें दिक्कत आ रही है? केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है बेटा। वो जो बंदा पढ़ाता ना यहाँ पे, वो है ना ग्वालियर में, अगर तू टॉप स्पेशलिस्ट बोलेगा ना केमिस्ट्री के, तो वो बंदा जो यहाँ पे पढ़ाता है ना, केशव शर्मा, वो हमें बैनर की बात नहीं है। बैनर तो यार 40 50 हजार रुपए हो तुम्हारे पास तो तुम अपना लगवा दोगे। मैं बैनर की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर की सच में खतरनाक होगा। उसके बावजूद तुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये तेरे पुराने बेसिक बहुत वीक हैं, तो तेरे को मेरे को जीरो से उठाना पड़ेगा, समझ रहा है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है जिससे अपन जीरो बेसिक से उठते थे, नहीं आ रहा। सबसे बड़ा नाटक तो ये हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है? ठीक, कोई बात नहीं। तेरी केमिस्ट्री का मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? तूने मेरे को बता दिया ना, अब मैं किसी को लगाऊंगा तेरे केमिस्ट्री सुधार दूंगा। बैठ जा। कितने बच्चे हैं ये? 4 बच्चों को अपन इग्नोर मार सकते हैं क्या? तेरा जो इलेक्ट्रिसिटी तेरा भी तो आ रहा है, इसको पता ही नहीं है कि कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा। अभी चिंता मत कर गौरव, मैं तेरे को पर्सनली पढ़ा दूंगा, ठीक है? टेंशन ले रहा तू, मेरा बच्चा है तू यार। बोलो बोलो, इलेक्ट्रिसिटी कब है? पेपर कब है? 12 है। मेरी बात सुनो, अभी कल सर ने छुट्टी ली है ना, परसों या नरसों मेरी छुट्टी होगी। मैं मुंडन बेटा माता के 9 दिन में ही होता है ना, उसका मुंडन कराने आना शिवाय का। तो वो मुंडन कराने आया तो मेरे को आदेश आया, मतलब किसी ने पूछा नहीं, मेरे को बताया गया। वैसे तो मैं पूछता नहीं, बताता हूँ। मेरे को पूछा बेटा चलना, चलना नहीं है, तुम चल, हम जा रहे हैं और तुम्हें भी चलना है, समझ आ रही बात? और जो भी तुम्हारे जो भी दिक्कत है ना सब निपटा लो, और नहीं निपट पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कौन होता है? ऐसे कौन बोलता हूँ? धमकी टाइप की दी गई मेरे को, इनवाइट नहीं है, धमकी टाइप की दी गई ऐसे। तो मैं जाऊंगा उस दिन, शायद केशव सर आपकी क्लास लेंगे, मतलब कल वाला कवर कराएंगे। मेरे को जहां तक अंदाजा है इस मंथ के एंड तक, मतलब 2 3 टर्न अगर लग गए या फिर 1 या 2 तारीख तक, आपका मेटल्स नॉन मेटल्स निपट जाए। आपका मेटल्स नॉन मेटल निपटते ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी, ठीक है? 12 तारीख तक खत्म नहीं हो पाएगी, ये बात तो बिल्कुल सही, ठीक है? आप तब तक बाकी सारी प्रिपरेशन रखें। इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको जैसे ही सर करवा देंगे स्टार्ट, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वो दे देंगे, उसके बाद में जितनी रह जाएगी उतनी मैं आपको 2 दिन के अंदर खत्म करा, 9 10 के आसपास, ठीक है? आपको 1 2 दिन पढ़ने का और मौका मिल जाएगा। जो मैं पढ़ाऊं सिर्फ उतना पढ़ जाना, वही छपा आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आया। बैठ जाओ, नहीं होगा तो मैं 5 तारीख से ले लूंगा, ठीक है? फ्राइडे को अगर बाई चांस केशव सर ने मना किया, ह्यूमन आई का मेगा टेस्ट, मेरा मन है कि मैथ्स का मेगा टेस्ट लूं। मेगा बोर्ड पैटर्न 20 MCQ वाला 3 घंटे का, फ्राइडे। मैथ्स का एग्जाम है ना, अभी हुआ नहीं है ना? हो गया ना, तो उसके लिए पढ़ा होगा ना, बस काफी। कितने आए थे? ये लड़की भी मुझसे चल रही थी, मेरी लेक्चर कुछ करवा दो, क्या करवा दो? रिप्रोडक्शन।
साइंस में कितने आ रहे थे? मतलब एक एक चैप्टर आ रहे हैं, फिर उसमें भी रिप्रोडक्शन में इसको स्कूल में ब्रेक डांस चल रहा था। स्टैटिस्टिक्स याद उठाओ, ट्रिग्नोमेट्री याद उठाओ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बेटा आवाज नहीं करो। एकदम मस्त दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है मेरे को, इतना ही तुम्हें आता है अभी, इतना ही तुम्हें आता है अभी। अरे नहीं यार, ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले सवाल मन में आता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं सब, कहाँ कहाँ यूज होती है। 10वीं क्लास के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, यूज तो आप अंदाजा नहीं इतना यूज हो रहा है, हर चीज में यूज हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ एस्पेक्ट रेशियो होता है आपका, कोई भी चीज का आप इमेज प्रोसेसिंग ले लो, या कोई भी चीज बड़ी से बड़ी ले लो उसमें ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, छोटी से छोटी ले लो उसमें ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। फिजिक्स बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं चल सकता, फिजिक्स बिना मैथ्स के नहीं चल सकता, ट्रिग्नोमेट्री वहां पे लगती है। जब आप उसका सर बोलते होंगे ना आपसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, वेक्टर पढ़ा है, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ओ ट्रेंड्स, ट्रेंड्स से चलो ठीक है, ट्रेंड्स लेंगे तो क्या एक्स कॉस थीटा लगा देते होंगे, एक्स साइन थीटा देखा होगा आपने, कॉस थीटा साइन थीटा आया है, सीखा आपने, कभी देखा है कि कॉस थीटा लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में, साइन थीटा लिखा हुआ बिल्कुल दिखेगा आपको, अभी दिख रहा है कुछ ना, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर में दिख गया होगा आपको लाइट में। तो सर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारी जगह है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो सकता है, ठीक है। इवन इन द फील्ड, आप किसी भी फील्ड में ले लो, ठीक है, तो इसके वास्ट यूजेस है। लेकिन जो हमको 10वीं क्लास के हिसाब से पढ़ना है वो पढ़ना है अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का नाम अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री ना लिख के लिखूं अगर हाइट एंड डिस्टेंस, तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस इसमें क्योंकि हम लोग दो ही चीज फाइंड करते हैं, तो हाइट फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस। जनरली अगर आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, किसी भी बिल्डिंग है आपको उसकी साइड नापनी है, ठीक है, और आप उस बिल्डिंग के सामने आके खड़े हो गए, ठीक। बेटा एक एक चीज और याद करा दूं मैं आपको, आपके ना जो एमसीक्यू टेस्ट थे ना वो दोबारा चालू हो जाएगी ऐप पर, ठीक है, डेली टेस्ट जो रहते हैं ना वो, जिससे क्या है आपके एमसीक्यू साइंस के भी प्रिपेयर होंगे और मैथ्स के भी, चैप्टर वाइज पढ़े हुए अपने पास बहुत बहुत इतने हैं कि क्या बता, 25,000 करीब क्वेश्चन होंगे। वो भी चालू करवाएंगे, तुम्हारे एग्जाम निपटना है इसलिए रोक रखी है। ट्राइंगल्स की आगे थी, मैथ्स और साइंस ही पढ़े हैं बेटा। मेरे से क्यों बोलते हो, मैं कौन हुआ है यहाँ पे हैं? पहले पहले आप एक काम करो, आपको एसएससी में प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है? आपके टेस्ट नहीं हो रहे हैं, आपके एमसीक्यू नहीं हो रहा है, जे नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है सर से बोलो, ठीक है, बोलो। नहीं आपसे बोलो क्या होती है, बोलो सर टेस्ट नहीं हो रहा है, हमारे टेस्ट लो, आप लो, हमें क्या पता, हमें नहीं मालूम, ठीक है। हमारे हम क्यों बोले उनसे, सर हमारे मैथ्स तो बढ़िया हो रहे हैं, साइंस भी बढ़िया हो रहे हैं, एमसीक्यू वैल्यू सर अपने आप ही करते हैं, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप क्यों नहीं करते? एक बार प्रेशर बना, फिर क्या होगा जब वो 2-3 बार इग्नोर मारे,
अपन आएंगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर तो मानना है भाई साहब। जब बंदा इग्नोर नहीं मानना, कुछ नहीं, वो कह रहा है अंकुर सर से बात कर लो। अंकुर सर क्या करना है भाई साहब? साइंस में आपको कुछ भी मेरे को करना पड़ रहा है क्या? सर खुद अनाउंस कर रहे हैं ना, खुद करवा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं। एमसीक्यू एमसीक्यू का आपको असर्शन रीजन करवाना है तो वो भी करवा रहे हैं। आपकी बुकलेट आ रही है, उसमें सब क्वेश्चन आ रहे हैं ना। देखिए आपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसकी आई थी, सब है बढ़िया। फिलहाल बहुत है, लेकिन समझ में आ रहा है ना। अब बस पानी बरसना बंद हो गया, कहाँ पे नहीं आ रहा समझ में। मैं अब 2 मिनट पढ़ के बता दूँ, कुछ भी हो ले आओ निकाल। थोड़े कष्ट पड़ेंगे तो एक पेज वो जो है उसको लिख लो, जरा थोड़ी मेहनत कर लो। 2 4 5 क्वेश्चन है, वैसे भी मेरे हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन समझना चाहिए, आंसर तो समझ में नहीं आना चाहिए तुम्हारे। मेरे को देना नहीं चाहिए, मेरी मजबूरी है, क्योंकि कुछ महान बाप बैठे हैं जो आंसर के बिना काम नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे वो तो वैसे ही। क्वेश्चन तो बहुत है उनकी जिंदगी में, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसी का आंसर नहीं पता उनको। अब ऐसे बच्चों को अगर मैं और क्वेश्चन दूंगा तो परेशानी होगी ना। बेटा मैं तो सिर्फ आपको इसलिए क्वेश्चंस विद आंसर दिए हैं कि आपको एक पैटर्न पता चले कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। बस क्या होता है, कई बच्चे बहुत अच्छा, मेरी मेरी प्रॉब्लम क्या थी सर, साइंस में सबसे ज्यादा मेरे पास में सबसे बड़ी कंप्लेंट ये आती थी, सर कैसे लिखे, आप बताओ कैसे लिख के आए। मेरे को पकड़ लेते थे, आलोक सर से तो कोई कुछ बोलता नहीं था मेरे को पकड़ लेते थे। तो फिर क्या करता था, मैं क्वेश्चन पूछता था उनसे, फिर मैं क्वेश्चन खुद लिख के बताता था उनको, सबको ऐसे लिखो करो, ऐसे लिखा करो, पॉइंट्स में लिखा करो, है ना। जो भी अपनी कोई क्वेश्चन लगा रहे थे उसको बॉक्स बनाया करो, सब लिख के बताता था। अब ये सब बताने में मेरा खुद का मैथ्स का टाइम पूरा चला जाता था। तो फिर मैं बड़ा परेशान हुआ, फिर मैंने क्या किया, मैं सर से बोला, मैं सर देखो हमको क्वेश्चनरीज प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो बोले सर करवा दो, ठीक है सर। मैंने कहा नोट्स, बोले वो मैं कर लूंगा। मैं कहा ठीक है, नोट्स आप कर लेना। उन्होंने पिछली साल नोट्स भी नहीं किया, उससे पिछली साल भी नोट्स नहीं किया। हाँ मेरे ही चल रहे थे। इस साल उन्होंने नोट्स करना चालू किया तो तुम्हें पता था नोट्स लेट हो रहे थे कितने कितने, ठीक है। इसलिए फिर मैंने, नहीं देखो यार, जब भी कोई टीचर नोट्स बनाता है ना तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। डबल कहीं से बनवाते हैं और टीचर खुद जो पढ़ा रहा है वही बनाए तो अलग बात होती है। तो आलोक से जब बना रहे थे और पढ़ा रहे थे, मेरे को वाह भाई एकदम मजा आ रहा था कि शानदार नोट्स है। बट क्या होता है कि अपने नोट्स के साथ में ना क्वेश्चन आंसर जब पहुंचते हैं ना, तो बच्चों को भी ये लगता है कि चलो कुछ नहीं तो रट लेंगे आखिरी में। कुछ बच्चे होते हैं बेटा, तो रटन तो विद्या उनके पास होती है, ठीक है। तो रटन तो विद्या वाले लोग रट लेंगे। आलोक सर ने मुझसे बोला था, सर कुछ बच्चे होते हैं आप कुछ नहीं कर सकते उनका। मैंने कहा बिल्कुल सर, एग्री कर रहा हूँ मैं आपसे। बोले उनको रटने के लिए आप व्यवस्था करवा दो, और जिनको पढ़ना होता है सर वो मेरी क्लास में अच्छे समझा, मैंने मुझे मालूम है। आप ऐसी बात तो कुछ है ही नहीं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। तो तब मेरी जब बात हुई थी सर से, तब ये पूरी सिनेरियो था जिसके बेस पर हम लोग चल रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, आपकी बुकलेट में क्वेश्चंस हैं, सर करवाते हैं जब बुकलेट के क्वेश्चन जिनके आंसर नहीं होते तो दिमाग आपको लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है, सर ने बोला इसका आंसर बताना तो आपने पढ़ लिया, अच्छा अच्छा ओके सर इसका आंसर ऐसे होता है सर। तो पढ़ के जब आप आंसर देते हो आपने बुद्धि नहीं चलाई। ये तो गूगल सामने खुला हुआ है ना एक तरह से। आपसे मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको बुकलेट में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दूं, जो मैं कहता हूँ सर मेरे पास सारे टाइप रखे हैं, क्योंकि आपको डीपीपी दिख रही है, वो डीपीपी मेरी बुक ही है। तभी तो क्वेश्चन के आंसर दूसरे दिन ही डल जाते हैं। टाइपिंग करने में टाइम नहीं लगेगा, बावरा हो जाएगा टाइपिस्ट। मेरी बुक जो बनी हुई है उसमें से 10 10 8 8 क्वेश्चन निकाल के डेली आपको दिए जाते हैं, और उसी के जो आंसर टाइप है उसको कॉपी पेस्ट मार के नंबर वाइज लगा के दूसरे दिन आपको भेज दिया जाता है। समझ रहे हैं। साइंस की भी एक बुक हमारी प्लान थी पहले से, बट वो ये था कि हम बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे थे, तो सर का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था। तो वो जो आपके 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं जो वीकली, उसके आंसर आते हैं आपके पास के नहीं आते? आते हैं ना आंसर आए हैं उसके, सर मैडम आप चेक करना। साइंस की डीपीपी के अगर किसी ने आंसर नहीं देखे हैं तो वो चेक करना, उसमें साइंस की भी डीपीपी जब दूसरी डली है तो पहली का आंसर डला है। आंसर किसके लिए होते हैं पता है?
सिर्फ आप देखें और समझें कि किस क्वेश्चन में जब कितना पूछा जाता है तो कितना लिखना है। आप एक चीज और देख रहे होंगे सर, 3 मार्क क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 मार्क क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा तो उसका आंसर अलग तरीके से लिखा जाएगा, वही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तो उसका आंसर अलग तरीके से लिखा जाएगा। ये साइंस में कर सकते हो आप, मैथ्स में तो मैथ्स में कभी भी किसी डीपीपी में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो एक ही सेम 3 नंबर में, एक ही 5 में नहीं, बिल्कुल पैटर्न चेंज होता है। हमको क्या करना है सर, हमको ये करना है, सबसे पहला काम जो फर्स्ट थिंग होती है वो ये है कि जो भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है, पहली बात तो सही मटेरियल है, अच्छा मटेरियल है, उसको बड़े मन से दिल लगा के पढ़ो। पहले क्वेश्चंस आप आंसर मत देखो, पहले क्वेश्चन लिखो, 5-7 क्वेश्चन के साथ में ये प्रैक्टिस कर लेना, 8वें से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले आप क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर अपने मन से लिखो, फिर जो गिवन क्वेश्चन है उससे आपका आंसर कंपेयर करो, फिर अपने आप को जज करो कि मैंने एकदम रद्दड़ लिखा मेरा आंसर बेकार था ठीक है। फिर उससे सीखो, जब उसको पढ़ लोगे एक बार, तो जब दूसरा क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा, अपने आप आ जाएगा। उस क्वेश्चन को पढ़ा आपने, उसका आंसर उसने ऐसा लिखा था, अपन ने लिखा था रद्दड़, अरे अपनी गलती समझ में आई, चलो ठीक है, अब मैं सेकंड करता हूं, सेकंड का आंसर क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर अपने मन से लिखा, तुम एक चीज इंप्रूव देखोगे कि हाँ क्वालिटी अभी एट पार दी आंसर नहीं है, क्योंकि नहीं आ सकती, क्योंकि एक्सपर्ट्स लिखते हैं आंसर, बहुत एक्सपर्ट्स लिखते हैं, मैं नाम भी डालता इसलिए, अपना नाम भी डालता कि मेरा नाम, मैंने नहीं लिखे वो आंसर, एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं, वो एक्सपर्ट्स जो आंसर लिख रहे हैं आप उससे कंपेयर करेंगे तो हमेशा कम पाएंगे, लेकिन आप अपने पहले वाले क्वेश्चन के आंसर से इस वाले क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो आपको स्लाइटली बेटर लगेगा। और ऐसे थोड़ा थोड़ा बेटर होते होते 5 या 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक चैप्टर में अगर आपने इस तरह से कर ली तो आपका इंप्रूवमेंट टोटल हो जाए, टोटल आप एक बार ऊपर बढ़ जाओगे साइंस में या फिर जो भी सब्जेक्ट आपका है। ये मैं सभी के लिए प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको, बेटर आंसर लिखना एक बहुत बड़ी टेक्निक है। यूपीएससी में आप लोग कितने लोग हैं जो यूपीएससी के लिए इंटरेस्टेड है, आईएएस प्रिपरेशन करनी है, आईपीएस की प्रिपरेशन करनी है ऐसी, अगर यूपीएससी में आप लोग इंटरेस्टेड है तो सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए वो आंसर राइटिंग को बेटर करने का होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 10 पेपर तो किसके होते हैं, यूपीएससी में रिटन एग्जाम होते हैं जिसमें आपको आंसर्स ऐसे ये सब लिखना पड़ता है, जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपके क्वेश्चन में क्वालिटी होनी चाहिए आपके, कई बार क्या होता है, एक तो आपके आंसर में मैं बताऊं एक बात होता है, कोई बच्चे ने लिखा उसको वही क्वेश्चन वही सेम आंसर लिखा है, कोई दूसरे बच्चे लिखा वही क्वेश्चन वही सेम आंसर है, आधा नंबर दूसरे को कम मिला, क्यों मिला, क्योंकि उसने स्कूल में कभी ना कभी टीचर से दी होगी बदमाशी, तो जिवाले कांड आपके बोर्ड में कम हो जाते हैं, बोर्ड में वो जानता ही नहीं है, तुम्हारी कॉपी को जानता है, कॉपी में तुमने लिखा होगा तो तुम्हें मार्क्स लेंगे, तो तुम्हें 4-5 नंबर का जो डिसएडवांटेज तुम्हारी हरकतों की वजह से रहता था वो तो कम हो गया ना। तो बोर्ड में जब आपकी कॉपी जाने वाली है तो आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, आपकी लैंग्वेज पे, जो आप लिख रहे हो वो कहीं फालतू बकवास तो नहीं लिख रहे हो, तोता मैना की कहानी लिख दी उसने, चालू हुए ऊपर से एम्पियर ये होता है वो होता है, नीचे पहुंच गए और भाई साहब मैं घूम रहा था फिर रहा था गोलगप्पे खाए और यहाँ पर एम्पियर एंड्रो मेरी एम्पियर ने दिया था, बात खत्म, उनके नाम पे लिखा गया नाम। तो बीच में जो आप लिख रहे हो, आप एक बात याद रखना कि आप जब भी कोई चीज अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो उसको बड़े तोल के सोच समझ के लिखना चाहिए, और हर टेस्ट से पहले अपने माइंड में ना आपको फ्रेम करना चाहिए हर चीज को, वेल फॉर्म्ड माइंड होना चाहिए, ठीक है, वेल ट्रेन्ड नहीं, वेल फॉर्म्ड। कैसे होगा, जब आप कोई क्वेश्चन पेपर आता है आपके सामने, सबसे पहले उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो छांटिए, उसके बढ़िया से आंसर फॉर्म कीजिए माइंड में, एक एक सेकंड लगेगा, थोड़ा सा सोच के थोड़ा रुक के तब लिखें, यानी जबरदस्ती का लिखना है, सब लोग लिख रहे हैं तो मेरे को भी लिखना है, प्रेशर होता है एक ये भी, चारों तरफ देखो सबके सब लिख रहे हैं कुछ तो लिखो, फिर वो क्या होता है गलत चीजें निकलने लगती है, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, सोच के समझ के हर क्वेश्चन को फॉर्म करके लिखो। ये प्रैक्टिस आप अगर घर पे कर लोगे, घर पे आपने ये प्रैक्टिस कर ली ना कि अपन ने सोच समझ के लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ की रोज प्रैक्टिस कर ली आपने एसएसटी के या फिर साइंस के, आपने खुद का टेस्ट लेके देख लिया, आपको जरूरत नहीं है फिर परेशान होने की, क्योंकि आपने जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको कॉन्कर कर लिया एक तरह,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब तक आपका पेन चलना शुरू नहीं होता ना तब तक ही प्रॉब्लम है सर। एक बार आप घर पे शांति से बैठ के 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी आप कर लोगे ना, तो आपकी जितनी भी समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी। और याद रखना सर, पहले समस्याएं बढ़ेंगी फिर कम होंगी, क्योंकि जब आप पहले पढ़ना शुरू कर रहे हो, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, पढ़ना बंद हो जाता है उस चक्कर में। पढ़ना बंद मत करना, कंफ्यूजन आए तो हमारे पास आ जाना, हम समझा देंगे तुम्हें जो तुम्हें समझना है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई बंद मत करना। जब पढ़ना बंद कर दिया, बोले बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बंद करो ये चैप्टर, बंद करो ये मैथ्स, बंद करो पढ़ाई, चलो पान की दुकान, पान वाली दुकान पर, वो नहीं करना, ठीक है। अब सर मैं आपको कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था कि आपको हाइट और डिस्टेंस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पड़ता है। तो सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपको पड़ता है जब आपको मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग दी गई है, तो ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसकी हाइट में नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ कि भाई बिल्डिंग काफी बड़ी है ना, तो इसके कंपैरिजन में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। इसको अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलूँ तो ऐसा मान के चलूंगा कि इसकी आंखें कहाँ पर है, ग्राउंड पे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो जिसकी खुद की कोई हाइट नहीं होती है। सो इफ आई कंसीडर दिस मैन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब मैं इस बंदे से कहूँ भाई साहब मिस्टर, बेटा मेरी तरफ से एक बार आप अपने पेरेंट्स को फिर से रिमाइंड करा दें घर पे जाके सभी लोग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, 3 बजे से, हालांकि वैसे 2 बजे से होना चाहिए, 2 बजे से लेके और 8 बजे तक मैं कहीं ना कहीं क्लास में होता हूँ। चाहे मैं दुबई क्लास ले रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, चाहे मैं आस्केंड आउट हूँ, कहीं पे भी हूँ मैं क्लास में हूँ इस टाइम पे। इस टाइम पे कृपा करके मेरे नंबर पे कॉल ना करके 9806686040 पे कॉल करें। भूल गया, ये कॉल से आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्या होगी कि मान लो अगर मेरे से भी कोई अर्जेंट बात करनी होगी तो वो एक चैनल के थ्रू आएगी, मुझे लगेगा अर्जेंट तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं क्लास में, ठीक है। इतनी ज्यादा भी कोई अर्जेंट बात होगी तो वो इस चैनल के थ्रू मेरे पास आएगी, वो बेटर रहेगा। क्लास में होऊंगा, मेरे को फोन उठाना पड़ता है, घर घर बसता रहता है, 10-10 बार कॉल करते हैं। मैं अगर कॉल नहीं उठा रहा हूँ मतलब मैं क्लास में हूँ, तो शांति रखो। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और क्या बोले बच्चे चाय भी भूल गया सर। भैया मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी, आप लोग प्लीज मेरी तरफ से मैसेज, अपने घर पे जाएंगे आज, पेरेंट्स को बोलेंगे कि सर को आपको कॉल करना है, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया है, तो उसका मिसयूज ना करें। नुकसान हो जाता है बच्चों का, मेरा फ्लो टूट जाता है, फ्लो में आता है टीचर का फ्लो टूटना बहुत बुरी बात होती है, ठीक है सर। तो एक बार घर पे मेरी तरफ से बोल देंगे मैसेज जाके, बोले हमारे सर ने एक मैसेज दिया आपके लिए, बोल देना डियर पेरेंट्स, सर ने मैसेज दिया, अंकुर सर ने। वहां बेटा क्या बोले, कॉल उनको करना है उनके पर्सनल नंबर पे, तो कितने बजे करना है, 2 से 8 के बीच में ना करें, 8 बजे के बाद 12 बजे तक कर लो कोई दिक्कत नहीं, और 2 बजे से पहले कर लो कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह कर लो ना, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, भाई जो भी बात करनी है आप करो, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 बजे के बाद कर लो। तो ये क्या है भाई साहब, ये बिल्डिंग है आपकी। अब बिल्डिंग में मिस्टर भोलाराम को यहाँ से एक एंगल है, इनकी आंखों से क्या निकल रही है, चिंगारियां निकल रही हैं, और वो चिंगारियां सीधी कहाँ पे जा रही हैं सर, टॉप पे, ठीक है सर। और जब भोलाराम इस बिल्डिंग का बेस देखना चाह रहे हैं तो उनकी चिंगारियां इसके बेस तक जा रही है, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। तो पॉइंट ऑफ बेस कहें और आंखें कहें, ये दोनों एक ही लेवल पे होंगी। अब मिस्टर भोलाराम से बोला गया
मिस्टर बोला राम, आप हमें इसकी हाइट बता दीजिए। बोला राम एक अंदाजा लगाएंगे, हो गया 200 मीटर, हो गए 300 मीटर। बोले नहीं बेटा तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोले नहीं हम तो अनपढ़ है। अब अनपढ़ हो तो तुम्हें इसको सिखाना है कि भाई तेरे को हाइट निकालनी है, तो इसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, 8वीं 10वीं तक पढ़ा हुआ है। तो अगर ये 10वीं तक पढ़ा हुआ है तो वो ये बोलेगा भाई साहब ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन जो आप मेरी आंखों से चिंगारी निकाल रहे हो, इसको बेस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जो लाइन सुनना जरा, दो लाइन्स होती है, दो टाइप की, एक होती है बेस, एक होती है हाइट। लेकिन यहाँ पे उसका प्रयोग ना करें, यहाँ पे अपन उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हालांकि बात सही है, ये बेस है। ट्राइंगल के केस में इसको बेस बोलेंगे, लेकिन जनरल क्वेश्चन के केस में अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी सेक्शन की हाइट बता दूं आपको, ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होऊंगा तो मैं बिल्कुल जमीन पे बैठ गया, आंखें मेरी कहाँ पे जमीन पे डली हुई है, वहां से देख रही हैं। तो जमीन पे से आंखें देखेंगी, तो यहाँ पे जब मैं इसके टॉप को देखूंगा, किसी भी चीज के टॉप को, हाँ जी बेटा जी, अंदर अंदर, हाँ बर्थडे, देखा बेटा ऐसा, जोर से ताली बजाओ, अच्छा फ्लेवर है। हैप्पी बर्थडे। अच्छे नंबर लेगा ना, मैं ऐसा नहीं पिटाई। ओके, अब बात को ध्यान से समझिएगा। जब ये मैं इस बेस की बात करता हूँ, ये धरती जो है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, जो भी ऑब्जेक्ट है, डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे मतलब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है, क्या हो गया, क्या हो गया? तो बेटा क्यों कर रहे हो तुम सब लोग? पहुंचो घर पहुंचो, जाओ। उसके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया उसके? पहले सच्चाई की तो मालूम पड़े कौन क्या कर रहा है, अपन उस पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? और भी है लोग, नाम किसी का डला है, एक्चुअली बता दो तो नहीं बुलाएंगे। एक्चुअल चीज क्या है, एक्चुअल बता सकते हो? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिसको जो भी बोलना है, मैं दुनिया का मुंह तो पकड़ नहीं सकता। कोई बात नहीं, सही बात है सर। जिसको जो भी बोलना है अच्छी बात है, अपने तो गुरु के बड़े बारे में बड़े कोई भी जो भी ऐसी भावना रखेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। वो उसको उसको मेरे को मारने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं मरा हुआ है। गुरु जी भी ऐसा नहीं करे। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर भाई, पेमेंट आपको मैं ऑनलाइन भेज दूंगा मेरे को, लेकिन बस दिमाग में रहे, भगवान करे मेरे दिमाग में रहे। मैं कल आपको बोला नो, मैंने मैसेज देख नहीं पाया और उसके बाद में समय नहीं मिला। मैं आज आपका 100% पेमेंट अभी आ गया। क्या पेमेंट आया है? मैम को बुला, क्यों सर? मैम को बुला देंगे एक बार। सर भाई बैठ लो 2 मिनट, आया होगा। बेटा देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, सुनो ध्यान से सुनना, ये सारा जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि तुम्हें लगेगा कि थोड़ा टाइम जो कंज्यूमिंग है वो इस वजह से है। देखो जो मिस्टर बोला राम है उसको देखना है, किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे देखना है, ऑन द टॉप, ठीक। तो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी सर, इसको अपन बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है जब अपन देख रहे हैं ना, देखने वाली जो लाइन है, जिस लाइन पे अपन देख पा रहे हैं, ठीक है, वो लाइन ऑफ साइट है। शर्मा जी को जो पेमेंट आया ना, कितना है? 5 है, 5 पकड़ो। शर्मा जी काम चलेगा इतने से तुम्हारा अभी तक? पर मैं बैल शाम को भेज रहा हूँ। वो मांगता नहीं है टाइम से, 16 तारीख को मांगनी चाहिए उसको, तो मैं क्या करूँ?
16 को नहीं मांगे उसने, सबसे मांगना शुरू करिए। मैंने कॉपी का इसका क्या है, कॉपी का भी हिसाब होता है। कॉपी कब भेजी सर, कॉपी कब भेजी आपने? परसों। हो गया, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गया, बिल्डिंग, ये क्या है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना। जो आपकी धरती है ना वो हॉरिजॉन्टल है। अब जैसे इस धरती के पैरेलल मैं यहाँ पे छत पे खड़ा हुआ हूँ तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया, और मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइन ऑब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, उसकी हाइट भी हो कुछ, अगर ये ऑब्जेक्ट जहां पे भी खड़ा हो जाएगा वो प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और एक बात और होती है, कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि क्या है, यहाँ पर ही गलती होती है। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कहां पे होगा, धरती पे नहीं होगा। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट माना गया तो कहां पर है, आंख पे। समझ गए? इसीलिए कई बार ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट मिस्टर भोलाराम ने बना के उनकी आंखें बना दी जाती। समझ में आया? ऐसा आपने देखा होगा, देखा है? हाँ, साइंस में देखा होगा। समझ में आया? इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपने साथ अपना हॉरिजॉन्टल कैरी करता है। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो गई सर, ये जो है भोलाराम की आंखें प्यारी प्यारी, भोलाराम ऊपर देख रहा है। ठीक है, मतलब एक्चुअली अगर मैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहा हूं तो भोलाराम की कुछ हाइट तो कंसिडर कर नहीं रहा, तो बेटर क्या होगा कि मैं आंखें बना दूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस लाइन से हम लोग, a line which is parallel to the horizontal is called the horizontal। अब पेरिजोन जो भी जितनी भी लाइंस पैरेलल बनती जाएंगी वो सभी क्या होंगी, अगर मान लो भोलाराम यहाँ पे आके खड़ा हो गया ऊपर, जब मैं मर जाऊंगा, मैं तो कूदूंगा यहाँ, तो भाई साहब वो अपना हॉरिजॉन्टल अपने साथ लेके जाएगा। समझ में आई बात? वो अपना हॉरिजॉन्टल अपने साथ लेके गया, तो भोलाराम ऐसे देखेगा सामने, ये मेरा हॉरिजॉन्टल और ये मेरी लाइन ऑफ साइट। समझ में आया? तो बेचारा, बात समझ में आई? अच्छा, जब वो नीचे खड़ा हुआ है, जब वो नीचे खड़ा हुआ है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, ये मेरी, बात समझ में आया? तो जब हॉरिजॉन्टल ये हुआ आपका, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हुई, और ऑब्जेक्ट कहां पे है, अबव दी हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो समझ में आया सर? एलिवेशन क्यों? क्योंकि जब आपको आपको अपनी हाइट से ऊपर के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो मुंह उठाना पड़ेगा, और मुंह उठाना मतलब एलिवेट करना। समझ में आया? ये चलता मुंह उठा के आदमी एलिवेट कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, अब इससे समझ लो, इससे बहुत सारे सिनेरियोज हैं। लोग सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन समझाते हैं, मैं तुम्हें सारे सिनेरियो समझा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्वर, इसको क्या बोल रहे हैं सर, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी अपन कहते हैं ये देख रहा है, तो इसको ऑब्जर्वर बोले जाना बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है एक ऑब्जेक्ट कहां पर, ऑन द टॉप। तो अगर ये ऑब्जर्वर, ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर ये ऑब्जर्वर किसी टॉप पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से सुनना, किसी ऊपर वाले पार्ट को जिसमें उसको मुंह उठाना पड़ रहा है उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, एलिवेशन। क्यों? क्योंकि इसको मुंह उठाना पड़ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये खड़ा हुआ है ऊपर और नीचे कोई जा रहा है सड़क पे, तो वो अगर उसको ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल ये रहा, लाइन ऑफ साइट भी यही है, हॉरिजॉन्टल यहीं रह जाएगा, जैसे ही मैं नीचे झुकूंगा लाइन ऑफ साइट नीचे। समझ में आई बात? तो अब लाइन ऑफ साइट नीचे है तो मैं नीचे देख रहा हूं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में अपने साथ अपना कैरी करके लेके गया हूं, यहाँ पे भी जाऊंगा मेरा हॉरिजॉन्टल मेरे साथ जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक वर्चुअल लाइन होती है, ऐसा नहीं है कि उठा के ले गए धरती से खोद के। ठीक है ला भाई हॉरिजॉन्टल ला, एक स्केल ले आ, धरती वहां पे नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात?
तो ये क्या हो गया सर हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो गया इसका, अब उसको सिर को झुकाना पड़ गया, सिर को झुकाना पड़ गया, तो डिप्रेशन में आ गया। तो क्या हो गया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब भी हम सिर को झुकाएंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, सिर को उठाएंगे तो एलिवेशन में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है ऑब्जेक्ट जब भी ऑब्जर्वर के ऊपर होगा एलिवेशन, ऑब्जेक्ट जब भी ऑब्जर्वर के नीचे होगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा नहीं आता सीधा सीधा, क्वेश्चन तो टेढ़ा ही आता है मेरे हिसाब से, तो मैं तो क्वेश्चन टेढ़ा ही समझता हूँ। मान लो कि ये बिल्डिंग है, मान लो एक और बिल्डिंग है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, पहले तो देख रहा है मुंडी उठा के ऊपर और फिर देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल तो यही रहेगा। ये वाला एंगल क्या होगा एलिवेशन, ये कौन सा होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा। समझ में आ गया। तो ये बेसिक जो है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आसानी से आप कर लोगे, उतना इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर ये समझ में आ गया, ये डायग्राम क्लियर, तो इसको नोट कर लो एक बार, ऑब्जर्वर और ये यहाँ पे लिख लेना ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करेगा तो लाइन ऑफ साइट हो गई ये लाइन, जिस लाइन पर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की निगाहें मिली, निगाहें मिली दिल धड़का, है ना, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना, निगाहें मिली उसकी सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो मिस्टर बोलाराम ऊपर देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट है, मिस्टर बोलाराम जहां पे खड़े हुए हैं वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते तो वो पलट होता, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरा केस कंसीडर करते हैं सर, एक और केस बनाते हैं। ये बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में आपको कहां से उठाना है ऑब्जेक्ट को, ये इसका हॉरिजॉन्टल है सर, हाँ बेटा, है ना, अभी बीच में थोड़ी देर पहले बताया था, बीच में है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि बीच में है, मतलब एक बिल्डिंग पर खड़ा है, वो दूसरी ऊंची बिल्डिंग को ऊपर देख रहा है, तो वो क्या हो गया एलिवेशन, और एक बिल्डिंग खड़ा नीचे की तरफ देख रहा है तो डिप्रेशन हो गया, समझ गया ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था कोई, तो आप इसमें देखो, ये क्या हुई सर लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। जब ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट कहां पे है, नीचे रखा है, ऊपर देख रहे हैं अपन, अच्छा अपन ये वाला क्वेश्चन बना चुके हैं, तो ऊपर देखो सर, ये क्या हो गई सर, अगर अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा सर, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के बाद में एक चीज और आएगी सर, ये लाइन आपको दिख रही है सर, ये लाइन के पैरेलल दिख रही है, ऑब्जर्वर छत पर चढ़ा तो अपना हॉरिजॉन्टल अपने साथ ले गया, तो हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसके लिए उसको मुंडी नीचे करनी पड़ेगी, तो जब वो मुंडी नीचे करेगा तो इस एंगल को क्या बोलेंगे अपन, एंगल ऑफ, कोई डाउट, क्लियर है। ये आपको लग रहा होगा कि सर 15-20 मिनट आधा घंटा हो गया ये चीज पे लगे हुए बार बार, सर मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में यही है, हाँ हमेशा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट से ही बनता है, जो भी एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट से ही बनता है, देख लो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट, समझ गए, क्लियर है। अब हॉरिजॉन्टल जो है वो अपना अपन कैरी लेकर के चलते हैं, इसीलिए आपने एक बात सुनी होगी, आपके किस किस के हो चुका है ये चैप्टर, हो चुका है क्या ये, अरे हुआ हो तो बताओ यार, यस सर हो गया, सर हो गया। जिसने हो चुका होगा वो टीचर आपसे एक बात बोला होगा, क्या बेटा जो डिप्रेशन होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें ऊपर ये लाइन जरूर बना देना, अगर ऊपर ये लाइन नहीं बनाओगे तो तुम्हारा गलत कर दूंगा, डायग्राम गलत हो जाए, वो एक्चुअली उसको बताना ये चाहिए था कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये लाइन नहीं बनेगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही नहीं बनेगा, वो बात अलग है कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आएगा,
तो आपके फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आपका सेम आ जाएगा, क्योंकि आप देखोगे अगर इन दोनों डायग्राम के हिसाब से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लगभग आंसर तो एक ही आ रहा है। अगर ये सिंपल फिगर है तो ट्विस्टेड फिगर्स आएंगे। हाँ, इसमें पता है कला किस चीज की है, इसमें कला है फिगर बनाने की। पता है सर, अब पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे वो क्या है ना, हम फिगर नहीं बना पाते, बाकी पूरा कर लेते। अबे फिगर ही तो है, फिगर अगर उसमें तुमने गलत बना दिया तो फिर तुम बाकी कुछ बचा ही नहीं। बाकी तुम जो कर रहे हो अपने आप ही गलत है, क्योंकि गलत फिगर के अकॉर्डिंग कर रहे हो। बात समझ में आ गई सर? तो ये आपका समझ में आ गया? क्लियर है? तो आपने देखा ये था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन वाला केस। उस केस में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्या इसमें आपको टॉप में वर्टिकल उसकी जरूरत है लाइन की, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें 100% आपको टॉप पे लाइन की। समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं थोड़े से 2-4 टाइप के डायग्राम्स को आपको समझा रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। 4-5 तरह के डायग्राम्स हैं, मैं उन डायग्राम्स को समझा रहा हूँ आपको। जनरली टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन कराते हैं फिर डायग्राम बनाते, समझ में नहीं आता। मैं आपको केसेस बता रहा हूँ, केसेस के आपको डायग्राम बता रहा हूँ, आप अपने आप बताओगे हाँ सर ऐसा, हाँ सर वैसा। ठीक है, समझो, बना लो। तो बना, नोट तो करना ही है ये सब, तो बना लेना। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की आप वो लिख लेना डेफिनेशन। समझ गए? डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कोई पूछे तो रटने की जरूरत है नहीं। क्या बोलेंगे हम? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिफरेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द ऑब्जर्वर। ठीक है, और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो द ऑब्जर्वर देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसको समझ में नहीं आया एक बार हाथ उठा दे, मैं दोबारा समझाता हूँ। आ गया? आगे बढ़िए सर। अब मैं कुछ डायग्राम्स के बारे में आपसे बात करूंगा, आपको सिर्फ मेरा थोड़ा थोड़ा मेरे को बताना है उसके बारे में आपको क्या समझ में आया। सर यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h और वो x डिस्टेंस पे किसी से खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट है, क्या आपको कभी भी लाइन ऑफ साइट की लेंथ निकालने को बोला जाएगा? अगर वो लाइन ऑफ साइट है तो उसकी लेंथ निकालने को कभी भी बोला नहीं जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट की कभी भी लेंथ निकालने को बोला नहीं जाता। तो अपना जो मेन क्वेश्चन जहां तक सर आपका माइक ऑफ हो गया। यस सर। फिसल पट्टी उसका है ना, तो क्वेश्चन एक स्लाइड वाला है, उसमें अगर फिसल पट्टी की लेंथ बोला गया, सुनना जरा ध्यान से, ये आपकी हाइट है, फिसल पट्टी की लेंथ, और ये दिया हुआ है उसकी डिस्टेंस। अब इस केस में वो क्या कर सकता है, इसकी लेंथ आपसे पूछ सकता है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपसे मेनली किन चीजों के बारे में बात की जाएगी? 2 चीजों के बारे में। वो क्या होगा? आपके हाइट एंड डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में जनरली हम लोग हाइट क्या लेके चलते हैं, h, और डिस्टेंस जो भी होते हैं जनरली उनको हम x या फिर a ऑब्जर्व करते हैं या तो b, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं। समझ में आया? आपको किसी भी फिगर को बनाने के बाद में उसकी प्रॉपर नेमिंग करनी पड़ती है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ABC PQR जो भी आपको लेना है, ठीक है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आपने एक बार नेमिंग दे दी तो वी हैव टू स्टिक विद दैट। वन मोर थिंग, हम लोग हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर बोल दिया गया, प्रांजल बेटा पढ़ना नहीं है तो माइक बंद रखो अपना।
अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर आपने यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनाया, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनाया तो आपने पूरा क्वेश्चन सही किया हुआ है, और आपने ये 90 डिग्री नहीं बनाया, आपका पूरा क्वेश्चन काटा जा सकता है। बोर्ड को ये पूरे पूरे अधिकार है कि अगर आप एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल लेते हो, उसके हिसाब से पूरा कर दिया, आपने यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाया तो आपका क्वेश्चन काटा जा सकता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री जरूर बनाना है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आपसे, वो कौन सी मीनार है झुकी हुई है, क्या नाम है उसका, तो मीनार कहाँ झुकी हुई है? हाँ हाँ, तो लीनिंग टावर जो है उसको भी है ना अपन इसमें जनरली कैसा मान के चलेंगे, सीधा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी बिल्डिंग दी गई है तो आप मुझसे ये नहीं बोलोगे सर ये बिल्डिंग ऐसे भी तो हो सकती है। कुछ छोटे से assumptions हैं, जब तक क्वेश्चन में वो बोले ना जाए तब तक अपन को लेना नहीं है। उसने अगर अपन को बोला कि बिल्डिंग टेढ़ी है तो लेंगे टेढ़ी, लेकिन उसने अगर बोल दिया कि एक बिल्डिंग दी हुई है तो भाई साहब बिल्डिंग इंजीनियर ने भले ही टेढ़ी बनाई हो, अपन कैसी लेंगे उसको। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हालांकि वहां से थोड़ी टेढ़ी दिख रही होगी आपको पर ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं सीख जाऊंगा। अब यहां तक समझ में आ गया? ये एक सिंगल ट्राइंगल क्वेश्चन है। कौन है ये? क्लास में पढ़ने के एटिकेट्स नहीं है तो दरवाजे खुले रहते हैं, निकल जाया करो धीरे, ठीक है। मैं तुम्हारे घर पे, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आया था, मेरे यहाँ पे कोचिंग लगा लो, है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं पढ़ना हो दरवाजा खोलो निकल जाओ, ठीक है। तो सर एच मान सकते हो, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, डिस्टेंस है, इसको हाइट को एच मान सकते हो। ये एक क्वेश्चन है जिसमें सिंगल ट्राइंगल पूछा गया। अब सिंगल ट्राइंगल के बारे में पूछा गया, मान लो आपको हाइट अगर 20 दी है, सुनना जरा ध्यान से थोड़ा सा, हाइट अगर 20 दी है और आपको अगर हाइपोटेन्यूज पूछी है तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे? अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, आपको हाइट दी हुई है, ये थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, आपको एच निकालना है, तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे? साइन भी लगा सकते हो, कोसेक भी लगा सकते हो। क्या इन दोनों के अलावा कोई सा लगाओगे? क्योंकि आप में इतनी अकल है ना कि भाई हाइट और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, है ना। जनरली मेरे डायग्राम के हिसाब से तो मैंने इसको थीटा लिया तो इसको हाइट ही तो लूंगा। तो ये हाइट है आपकी, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है आपको, और ये आपको बताना है कि ये लेंथ कितनी है। बाई चांस उसने ये लेंथ पूछ ली, वैसे जरूरी नहीं है कोई ये लेंथ पूछा है, तो आप क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, साइन। समझ में आ गई बात? तो एक डायग्राम इस टाइप का बना लो और इस पर परपेंडिकुलर आपको अगर कोई पूछा गया हो तो इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको मान लीजिए एच पूछा गया है और आपको पी दिया है, मतलब एच, देखो ऐसे लिखो, पी गिवन है, एच नहीं पता, तो रिलेशन क्या बनेगी, पी अपॉन एच और एच अपॉन पी, दैट इज साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा। लेकिन क्योंकि हमें अकल है हम लोग साइन थीटा का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर अपन को साइन थीटा से अपन कंफर्टेबल रहते हैं, कोसेक से इतना कंफर्टेबल नहीं रहते, ये बात तो आपको ही मालूम है। शुरुआत के 3 से ज्यादा कंफर्टेबल है, साइन, कॉस और टेन, ये ज्यादा यूज करते हैं तो दिमाग में इनके फॉर्मूले जल्दी आते हैं। अपन को ऐसी चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है, तो मैं क्या करूंगा सर, पी अपॉन एच, समझ गए, एच अपॉन एच मत समझना, एच यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हाइट, कैपिटल एच यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हाइपोटेन्यूज, समझ गए। तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मुझे परपेंडिकुलर दिया हो और बेस मुझे पता करना हो तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, टेन थीटा, ऑब्वियसली मैं टेन थीटा का प्रयोग करूंगा, पी अपॉन बी या फिर बी अपॉन पी, इन दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके कौन से होते हैं, टेन थीटा, और इसको अपन क्या कहते हैं, आप समझ में आया इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का अपन यूज करके बिल्डिंग की हाइट निकाल रहे हैं जो बिल्डिंग असली में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है।
मेरे से जब मैं आर्मी स्कूल का इंटरव्यू देने गया था, मुझसे एक मतलब पैनल जब बैठा हो और बहुत लोग बैठे हुए थे, ब्रिगेडियर सर भी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं घुसा एज ऑलवेज, चौक थी, बोर्ड था, वो मार्कर बोर्ड था, मार्कर उठा लिया अपन ने, पूछो भाई साहब का पूछना। जब मैं क्वेश्चन के आंसर दे रहा था, तो वहां पे जो टीचर्स थे ना, उनको इतना इतना आनंद आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। क्वेश्चनों के आंसर ऐसे थे कि उनकी भी नॉलेज बढ़ रही थी, उनको भी इतना ज्ञान नहीं था। एक ने मुझसे पूछ लिया आखिरी में कि सर मुझे है ना, मेरे को ये चाहिए कि एक बच्चा है, उसको ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ नहीं पता है और ना वो पढ़ना चाहता, तो आप उसको कैसे इंटरेस्ट दिलाओगे कि वो पढ़े उस चीज को, उसमें इंटरेस्ट कैसे आएगा। तो मैंने सर मैं उसको ग्राउंड में लेके जाऊंगा और उससे कहूंगा इस बिल्डिंग की हाइट बताओ, तुक्का मारेगा, मैं कहूंगा नहीं है, तो बता सकता है यहाँ से देख के, बोले नहीं। क्यों नहीं बता सकता, कोशिश कर कोशिश कर। नहीं सर नहीं बता। बोले चल, एक एक चीज का तो अंदाजा कर सकता है ना कि 45 डिग्री एंगल कब बने, ये अंदाजा कर सकता है। ये 90 है, यहाँ पे नहीं बीच में रोक लेगा तो 45 हो जाएगा। तो इतना अंदाजा कर सकता है कि तू बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हो तो 45 डिग्री हो एंगल। बोले हाँ सर इतना कर सकता। तो मैंने कहा बेटा जाओ ना, मैंने बोला, मैंने कहा सर वो बच्चा जाएगा क्योंकि उसको मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ करने को, तो उसको मजा आएगा, ग्राउंड में खड़ा हुआ है वो। अब वो ऐसे जा रहा है, जब मैं जैसे यहाँ पे हूँ, अभी ये एंगल कितना है, मेरे को ऊपर देखना पड़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 90 में, थोड़ा सा इधर आऊंगा इधर आऊंगा इधर आऊंगा, मतलब ऐसा मत सोचो, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट समझो मेरे को, मैं धरती पे पड़ा हुआ हूँ, तो लगभग मैं यहाँ पे आऊंगा ना तो मुझको एंगल 45 डिग्री दिखने लगेगा। तो मैंने उससे बोला कि तेरी हाइट में एक बार को नेग्लेक्ट करता हूँ, तो तू बता कि तेरे को एग्जैक्टली 45 दिख रहा है यहाँ से, तो क्योंकि बिल्डिंग काफी ऊंची थी ना, तो उसमें हाँ सर तेरे को एकदम एग्जैक्ट 45 दिख रहा है। मैंने कहा अगर तेरे को यूज करना है तो मैं अभी कंपास ला सकता हूँ, मैं ऐसे लाइन रखूंगा, वो ला सकता हूँ, क्या नाम है प्रोटेक्ट, वो क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टर कहते हैं ना, प्रोटेक्टर ला सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। तो फिर तू ऐसे उठाएगा ना, तो वहां पे ये वाली जो लाइन आई थी ना, उसमें 45 डिग्री बता सकता हूँ तेरे को, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। बोले हाँ सर नहीं मेरे को अंदाजा है 45 पे देख रहा हूँ, इतना कर सकता है। बोले हाँ, स्टिल रखा हेड को। अब बेटा तेरे को 45 डिग्री दिख रहा है, बोले हाँ। अब तू ऐसा कर, इसको कदम से नाप ले, बिल्डिंग तक जा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 30-40 कदम चलेगा सर, मैम को बोल दिया 30-40 कदम जो भी चलेगा वो। अगर वो 40 कदम चला और एक कदम में उसने, मान लीजिए 1 मीटर मान लेते हैं अपन, तो आपकी बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर होगी। 1 मीटर नहीं, 1 फुट मान लेते हैं अपन, 1 मीटर में 1 फुट चला तो आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, 40 फुट। बोले मैं उसको बोलूंगा बेटा हम कितने कदम चल के आए, बोले 40। बेटा इस बिल्डिंग की हाइट 40 फुट है। बोले सर कैसे, मैंने सीखना है, आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो। अब आपको समझ में आया कैसे, मैं बताता हूँ। आप लोग पढ़े लिखे हो फिर भी नहीं समझ पा रहे इस चीज को। ये जो डिस्टेंस है और ये जो हाइट है, ये दोनों ए ए अगर हो जाए तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको कि नहीं। तो कहने का मतलब ये मुझे हाइट नहीं पता ना, लेट इट बी। मैंने ये मान लिया कि ये चीज मुझे 40 फुट मालूम है, क्योंकि यहाँ से एंगल कितना मिल रहा है 45। बच्चा कह रहा है ना मुझसे सर मुझे कितना दिख रहा है सर एंगल 45 दिख रहा है, तो इसकी हाइट कितनी होगी। मैं बताता हूँ कैसे। सर ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। सर परपेंडिकुलर कितना दिया है नहीं पता, बेस कितना दिया है 40, tan थीटा tan 45, 45 की वैल्यू कितनी, tan 45 की वैल्यू कितनी, p इज इक्वल टू कितना, मैं उसको बता के भाग आऊंगा, वो पीछे आएगा दौड़ता हुआ, सर आपने कैसे बताई इसकी 40 मिनट मुझे बताओ, मैं कहूंगा तब मैं तेरे को ट्रिग्नोमेट्री। तो वो पूरा पैनल एकदम शांत हो गया था 5 मिनट के लिए, ऐसे मतलब शांत हो गया। बोले सर हम भी जानना चाहते हैं, हिंदी वाली मैडम बोलती है हम भी जानना चाहते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं मैडम मैं पढ़ा दूंगा आपको। अब उसमें फिर क्या हुआ, फिर एक थी वो मतलब वो याद है एक आध को ईगो आया था,
एक आ गया। तो मैंने कहा ठीक है सर, हो गया ना, और किसी कुछ पूछता नहीं, आधा घंटा चला था इंटरव्यू, हाँ तो नहीं और कुछ हो गया तो ठीक है, आधा घंटा रखा, तब मार्कर वार्कर रखने लगा। तो जाते जाते वो एक मैडम बोलती है मुझसे, अच्छा यूक्लिड डिवीजन लेमा नेगेटिव नंबर्स के लिए अप्लाई हो सकती है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मैडम लेमा में, ए वेयर ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। मैंने कहा लेमा पढ़ो, नेगेटिव नंबर के लिए अप्लाई होने के लिए आपको, मैंने बहुत सोचना पड़ेगा। बोले डिवीजन तो हो जाता है नेगेटिव का। मैंने कहा सर मैम लेमा और डिवीजन में डिफरेंस है, डिवीजन एग्जिस्ट करता था, लेमा बाद में आई है, लेमा के पहले भी डिवीजन एग्जिस्ट करता था, उसकी औकात थी, वो भी सर में रह गई। खेल कर आए थे हम इंटरव्यू में, इसी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया था, हमने पढ़ाया था, और हमने 3 महीने बाद जैसी हम भी बोल दिया, क्योंकि क्लर्क नहीं है अपन, टीचर हैं, यहाँ नहीं कर पाते हम क्लर्क का काम। हम अपने नोट्स बना लें, हम अपने बच्चों को पढ़ा लें, वही बहुत हमारे लिए। मैनेजर कभी बन ही नहीं पाया, कहते हैं वो डायरेक्टर वाले, वो डायरेक्टर कभी बन ही नहीं पाया। हम तो टीचर है, हम आपकी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर पाते हैं, हम टीचर है, इसलिए नहीं, हम मैनेजमेंट करना आता है हमें। ये चीज समझ में आई आपको? अब प्रैक्टिकली दिमाग में सब चीज आ रही होगी, क्या अच्छा ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, समझ में आ गया? क्लियरिटी है इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टाइम हो गया वैसे। और मैं एक डायग्राम आपको डबल डबल ट्राइंगल का भी 2-3 डायग्राम आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और खुलने का मौका मिलेगा। मान लीजिए ऑब्जर्वर को मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया और बिल्डिंग को यहाँ पे बना दिया, एक चीज यहाँ पे, ये फुट है, ये टॉप है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम? ये फुट है, ये फुट है, ये टॉप है, ठीक है। ये आपका क्या है सर? बिल्डिंग है, तो ये टावर है, टावर बहुत बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा बिल्डिंग है, कौन सा टावर है, आपको पता करना है, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है टावर छोटा हो सकता है बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की बात हो रही है, कैसे पता चलेगा? हाइट ना दी हो तो? ऑब्जर्वर टावर में भी हो सकता है। अब बोलो, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, देखो, a tower and the building are 20 meters apart, a tower and the building are 20 meters apart, समझ में आ गया सर? 20 मीटर अपार्ट है, मुझे नहीं पता कौन सा टावर है, कौन सी बिल्डिंग है, मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर from the bottom of the building is 30 degree, and angle of elevation of top of the building from the bottom of the tower is 60 degree. सर रिपीट करो, इतनी जल्दी बोल रहे हो। हाँ ठीक है, 20 meters apart, ठीक है। C is 20, the angle of elevation of top of the tower from the bottom of the building is 30 degree, and that of जब भी लिखा जाएगा मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ही, and that of from the, क्या भी लिख सकते हैं, एंड लिखो, एंड सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। that building and the tower are 20 meters apart, ठीक है। from the foot of the building the angle of elevation of top of the tower is 30 degree, यही लिखवाया ना मैंने, बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल कितना है? 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और बिल्डिंग के वो टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल कितना है? 60 डिग्री। टावर के बॉटम से बिल्डिंग का टॉप कितना एंगल है? 60 डिग्री, और टावर और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल कितना है? 30 डिग्री। समझ में आ गया? अब आपको बताना है कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा टावर है, हाइट किसकी जाना है, हाइट किसकी जाना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन देख के बता सकता हूं, आप लोगों को भी देख
60 डिग्री का, 60 डिग्री, 60 डिग्री में आपको मुंह जाना उठाना पड़ेगा, तो उसकी ऊंचाई, समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ यूज हो रहा है, समझ में आया? मुंह जाना उठाना पड़ेगा तो हाइट, वो कम उठाना पड़ रहा है तो हाइट, समझ गए? तो ऐसे पता चलेगा। और कई बार मैं बता रहा हूँ आपको, टीचर अगर पढ़ाना नहीं जानता ना, कई बार आप अभी एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री आपका टीचर पढ़ाएगा आपको, अगर उसको तमीज से नहीं आती होगी ना, तो देख लेना इसकी हाइट 100 आएगी और इसकी 80 आएगी। ऐसा लिटरली हो जाता है। वो टावर और को बस उसने डायग्राम में चेंज गलत बना दिया, लेकिन मैथ तो गलत नहीं होगी ना। जब आप लगाओगे सारी चीजें तो जो आंसर मिलेगा वो तो सही मिलेगा ना। सच बात तो ये है कि टावर की हाइट अगर जानना होगी तो ये टावर ऊंचा बनाना चाहिए था उसको, उसने गलती कर दी। उसने कहा कोई सा भी टावर ले लो, कोई सा भी बिल्डिंग ले लो। भाई साहब हमारे जमाने में ऐसे टीचर पढ़ाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा, क्योंकि मुझे आंसर से मतलब होता था, हमें कंसेप्ट से मतलब है। तो ये कंसेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो हम उनके सारे आंसर कर पाएंगे। सीबीएसई का पेपर हर किसी के बस की बात नहीं रही है सर, रटने की चीज नहीं रही है। आप साइंस में भी रट के जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, कंसेप्ट के बेस पे जाओगे बिल्कुल सही, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन वो रट के मत जाओ, हर क्वेश्चन को लिखने का तरीका देख के जाओ, समझ के जाओ। मैथ्स में भी मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन को निकाल दिया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको आज है ना पूरा चैप्टर ये वाला 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कराता ना, आप पूरे क्वेश्चन कर लेते 16, लेकिन कंसेप्ट नहीं बनते सर। फिर क्या होता, फिर जब अपन एग्जाम कर लगाते ना, तो एक नॉर्थ में खड़ा है, एक साउथ में खड़ा है, उसमें लग जाते, समझ में ही नहीं आ रहा। बोले सर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा क्या होगा, अब तुम्हें सब समझ में आ रहा है। ऊपर खड़ा है तो नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन। लेक वाला क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, वो लेक वाला एक क्लाउड वाला, क्लाउड का इमेज बन रही होती है, कुछ पेटेंट क्वेश्चन है इसके, बिल्कुल मतलब छपा हुआ आएगा पेपर में। हाँ बेटा सर इसकी स्क्रीन ब्लर है। हाँ हो जाएगी, उसे जल्दी मैं आ जाऊंगा ना सामने, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा इसलिए गुस्सा जाती है इसकी। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, मैंने जो आज पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से ऑर्गेनाइज करो माइंड में। नेक्स्ट टाइम पे अपन क्वेश्चन करके देखेंगे, लेकिन थोड़ा एक डायग्राम पूरा देख जाओ जरा। जैसे ये डायग्राम बनाया आपने, ये टॉप ये बॉटम ये हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ नीचे की तरफ देख रहा है ऑब्जर्वर अलग अलग है क्या? तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ पे खड़ा है? तो बीच में ही तो है, ये ऊपर और ये नीचे, ये बीच में खड़ा है, समझ गए ना? अब समझ में आया ये चीज? और क्या हो सकता है सर? हो सकता है कि यहाँ बॉटम से ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ इसके बॉटम से ये ऊपर देख रहा हूँ, डायग्राम सेम ही बनेगा लगभग, एंगल से अपन को ये पता चलेंगे। बस ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल तो है ही, ये वाला तो एंगल आपका एलिवेशन है ही, ये वाला एंगल जो इसके इक्वल हुआ, क्यों? ऑल्टरनेट। ठीक है, तो मैं जो आपको आज बताया है थोड़ा सा उसको पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम पे एकदम क्वेश्चन उड़ाओगे, डायग्राम तुम बनाओगे, कहोगे हम बना रहे हैं सर आप रहने दो। ठीक है सर, चलिए तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं सर। आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन आई की वो आ चुकी है, लेना हो आप ले सकते हैं, जिसकी फीस सबमिट है उसको मिल जाएगी। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, टिल देन बाय। तुम दूर से रह जाओगे बेटा कि मैथ्स में सर का कौन सा पोर्शन वीक है, दूर से रह जाओगे तुम, खतरनाक पढ़ाता है। नहीं तो तुम्हारे स्कूल वाले ज्योमेट्री सड़ी पढ़ाते होंगे, अपन नहीं, अपना सब बराबर रहता है। ठीक है बेटा, लीव कर दो।